2. अंबेडकर, एक महार सिपाही का बेटा। महार सर्व जातिचा बाहा, यानी महार सारी जातियों से बाहर होता है, लोग ऐसा कहते हैं। वे बदनाम तो हैं ही, उन्हें नाहक ही बद भी मान लिया जाता है। और महार जातिज पद एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास कोई नैतिक भावना या जज्बात नहीं होते। आर वी रसेल एवं हीरालाल, द ट्राइब्स एंड द कॉस्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, खंड 4, पीछे उद्धृत, पृष्ठ 142। जेठे गांव तेठे महारवाड़ा, मराठी की एक लोकप्रिय कहावत जिसका मतलब है जहां गांव होगा वहां महारवाड़ा होगा, यानी हर घर का एक गोदाम। अंबेडकर जिस महार जाति में पैदा हुए वह मांग, रस्सी बनाने वालों और चंबरह, चमड़े का काम करने वालों के बीच पड़ने वाली एक अछूत जाति थी। इस जाति को जो काम करने को दिए जाते थे उनके कारण उन्हें छिटपुट व्यावसायिक कामों की छूट भी मिल जाती थी। खैर, इन सब बातों का फायदा उठाते हुए महार अस्पृश्यों का नेतृत्व धीरे धीरे अपने हाथों में लेते गए। इसके पीछे आंशिक रूप से उनकी संख्या का भी हाथ था। 1931 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यों की कुल आबादी में से 68.9% महार ही थे, जबकि चंबरों की आबादी 16.2% और मानवों की आबादी 14.9% थी। पूरी आबादी में उनकी संख्या मराठों 20.2% से कम मगर ब्राह्मणों 4.4% से बहुत ज्यादा थी। बलूतेदारी व्यवस्था में प्रचलित श्रम विभाजन के तहत उनकी भूमिका खालिस घाटे की भी नहीं थी। महार ऐसे काम भी करते थे जिनकी वजह से उन्हें ऊंची जातियों के संपर्क में आने और इस तरह कुछ अलग तरह की जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिल जाता था। इससे भी अहम बात यह रही कि पेशवा की सेना में अपनी पुरानी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए महार ब्रिटिश सेना में भी बड़ी संख्या में भर्ती हुए। फलस्वरूप बहुत सारे महारों के लिए छावनियों में रहना भी सामाजिक गतिशीलता का एक बढ़िया साधन साबित हुआ। किसी खास पेशे में दक्षता या विशेषज्ञता न होने के चलते महार गांव छोड़ने वालों में भी सबसे आगे रहे। फलस्वरूप शहरों में और आधुनिकता के संपर्क में भी सबसे पहले वही आए। महार भक्ति आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व से भी बहुत गहरे तौर पर प्रभावित थे। महाराष्ट्र में यह आंदोलन महान कवि तुकाराम के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में अपने शिखर पर पहुंच गया था। भक्ति परंपरा ने न केवल ब्राह्मणों द्वारा तय किए गए अनुष्ठानों बल्कि स्वयं ब्राह्मणों से भी दूर रहते हुए केवल ईश्वर भक्ति के माध्यम से मोक्ष का संदेश दिया। भक्ति परंपरा के अनुयायी ईश्वर के समक्ष मनुष्यों की समानता का संदेश देते रहे हैं। वे जातिगत ऊंच नीच को चुनौती देते हैं, भक्ति संप्रदायों और फलस्वरूप समतापरक मूल्यों को अपनाने वाले पंथों व संप्रदायों के विकास को बढ़ावा देते हैं। 1. महाराष्ट्र में बहुत सारे महार 13वीं शताब्दी में शुरू हुए महानुभव पंथ से भी जुड़े रहे हैं। हिंदू धर्म के कर्ताधर्ताओं ने इस पंथ का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि ये पंथ जातिगत भेदों को नहीं मानता था। इस पंथ से जुड़ाव की बदौलत कुछ महार अपने अलग अनुष्ठान और विश्वास कायम करने में कामयाब हुए। 2. मगर भक्ति आंदोलन महारों को जाति व्यवस्था के खिलाफ बगावत के लिए प्रेरित करने की बजाय उन्हें अस्तित्व की सामाजिक परिस्थितियों को समाप्त करके जाति व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता था। ब्राह्मण उत्पीड़न की इतनी हाय तौबा ही क्यों, जबकि अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य ही है इस जगत के परे मिलने वाले जीवन में मोक्ष प्राप्त करना। महार जाति में जन्मे कवि चोखामेला भी 13वीं शताब्दी के एक मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शानदार दोहों में इस तर्क के बेहतरीन उदाहरण दिए हैं। 3. अंबेडकर को न केवल यह समृद्ध विरासत मिली थी बल्कि वह अपना मुक्तिकामी संदेश रचने में भी कामयाब रहे। महार अंतिमों में पहला। महाराष्ट्र के समाज में महारों की एक खास, बिल्कुल अनूठी हैसियत रही है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया था, उनके पास बलूत का जिम्मा होता था और वे गांव के सबसे महत्वपूर्ण बलूतेदारों में भी गिने जाते थे। ये बात उन्हें मिलने वाले भुगतानों से समझी जा सकती है। फसलों की कटाई के समय प्रत्येक काश्तकार बलूतेदारों को भुगतान के लिए अपने खलिहान में पेंदी, अनाज की पुलियां कतार में रख देता था। पेंदियों को 3 कतारों में रखा जाता था। हैसियत के हिसाब से प्रत्येक कतार एक बलूतेदार के लिए होती थी। महारों को हमेशा पहली कतार में से पेंदी उठाने का मौका मिलता था। न केवल महारों को कटाई में एक अहम हिस्सा मिलता था बल्कि उनके वतन, बिना राजस्व वाली जमीन का टुकड़ा, अधिकार को भी पाटिलों और कुलकर्णियों की तरह मान्यता मिली थी। ये सुविधा बाकी बलूतेदारों के लिए नहीं थी। जैसा कि त्राउदे पिल्लई वेटशरा ने बताया है, महार वतन या हडोला प्रायः बढ़िया गुणवत्ता का होता था, मगर पेशवाओं ने व्यवस्था दी थी कि इस जमीन को न तो बेचा जा सकता है और न ही ये वतनदार से छीनी जा सकती है। 4. अपनी वतनदारी हैसियत के बावजूद महार कई तरह की दूसरी भूमिकाएं भी निभाते थे। उनमें से कुछ काम खासतौर से दूषित श्रेणी के होते थे। पिल्लई वेटशरा ने महारों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची दी है जो सबसे बढ़कर अपनी विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। इस सूची के अनुसार महार न केवल चौकीदार और पहरेदार हुआ करते थे बल्कि चोरी चकारी होने पर पुलिस के सहायक की भूमिका निभाते थे, कुली का काम करते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों को ले जाने वाले गाइड होते थे, गांव की सीमा तय करने वाले रेफरी होते थे, लगान वसूलते थे और भूस्वामियों को लगान का सम्मन भेजते थे, सरकारी खजाने के साथ पहरे पर चलते थे, सड़कों को साफ करते थे, मौत की खबर पहुंचाते थे, दूसरे गांवों में खबर पहुंचाते थे, शमशान में लकड़ी लाने और मरे हुए मवेशियों को उठाने के काम करते थे। 5. इन सारे कामों में से अंतिम काम स्वाभाविक रूप से सबसे दूषित दिखाई पड़ता है। 6. खासतौर से इसलिए भी क्योंकि इसके साथ मरे हुए मवेशियों का मांस खाने की महार परंपरा भी जुड़ी हुई थी।
7 महार जाति के लोग अस्पृश्यता के जिस कलंक से जूझ रहे थे उसकी सघनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जगह तो उन्हें अपने गले में घड़ा लटकाकर भी चलना पड़ता था ताकि उनका थूक उस जमीन को दूषित न कर दे जिस पर ब्राह्मणों के पैर पड़े हैं। अपने पांवों के निशानों को मिटाने के लिए उन्हें अपने पीछे की जमीन को भी बुहारते हुए चलना पड़ता था। कम से कम उन्हें ब्राह्मणों से अच्छा खासा फासला तो रखना ही पड़ता था ताकि अपनी परछाई से भी वे उनको दूषित न कर दें। 8 पिल्लई वेदशरा के मुताबिक महारों पर इस तरह की पाबंदियां पेशवाओं के जमाने में थोपी गई थी। 9 महार गांव के बाहर महारवाड़े में रहते थे। ये एक अलग मोहल्ला होता था। अगर महारों को वतन, जमीन के टुकड़े पर मिलने वाला पैतृक अधिकार और बलूत गांव की सेवा के बदले वस्तु के रूप में मिलने वाला भुगतान की सुविधा मिली हुई थी तो उन्हें अपनी मजदूरी के लिए भीख भी मांगनी पड़ती थी। बेबी काम्बले ने अपने संस्मरणों में घर घर जाकर भाखरी, जूठन इकट्ठा करने के अनुभवों को भी दर्ज किया है। पूरे परिवार द्वारा किए जाने वाले इस दैनिक श्रम के भुगतान के लिए पूरे परिवार को भाखरी के लिए भीख मांगनी होती थी। परिवार के महार मुखिया के पास छड़ी पर लटकी छोटी छोटी गोल घंटियां होती थी जिनको सुनकर गांव के लोग दूर हट जाते थे। जो महार भीख मांगने निकलता था वह महारवाड़े से निकलते समय अपनी छाती फुलाता था, मूंछों को ताव देता था और एक मर्द की तरह अपना गला खंखारते हुए इतरा कर चलता था। वह अपनी छड़ी और उस पर बंधी छोटी छोटी घंटियों की तरफ ऐसे देखता था मानो किसी सम्राट का राजदंड हो। वकील के लिबादे की तरह कंधे पर काला ऊनी कंबल डालकर चलता था। मगर जैसे ही वह गांव में दाखिल होता उसकी कद काठी सिकुड़ जाती, वह कुबड़े की तरह झुक जाता और घोंघे की तरह घिसिट कर चलने लगता। किसी के दरवाजे पर पहुंचकर वह अपना मुंह खोले बिना बस 3 बार अपनी घंटियों को टनटनाता था। तब सड़े भूसे खाने के कुछ टुकड़े उसके कंबल में फेंक दिए जाते थे। गांव का चक्कर पूरा होते होते उसके कंबल की झोली आधी से ज्यादा भर जाती थी। महार अपने कंधे पर भाखरी लादे खुशी खुशी घर लौट आता था। फिर पूरा परिवार पेट भरकर यही भाखरी खाता था। 10 महारों द्वारा किए जाने वाले कुछ परंपरागत कामों को सम्मानजनक भी माना जाता था क्योंकि उनकी वजह से वे ऊंची जातियों के संपर्क में आते थे। गांव के पहरेदार की हैसियत से उन्हें मेहमानों की पहचान दर्ज करनी होती थी और उनके आने का कारण दर्ज करना होता था। मगर उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा जिस काम से मिलती थी उसका ब्यौरा रॉबर्टसन ने बहुत सटीक ढंग से दिया है। 20वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों के दौरान महाराष्ट्र में मिशनरी के तौर पर काम करने वाले रॉबर्टसन बताते हैं, महार के लिए सबसे ज्यादा फख्र का काम है सरकारी हरकारे संदेशवाहक का काम करना। इस काम में अक्सर उसे बहुत सारा धन भी जिला कोषागार तक पहुंचाना होता है। ऐसी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उसे अपने पुरखों से वफादारी की एक रिवायत मिली है। जब हुकूमत के अफसरों को गांवों की सीमाओं के बारे में सटीक जानकारियों की जरूरत होती है तो महार से ही वह जानकारी मिलती है। बड़ी संजीदगी से खेत की सीमा पर चलते हुए वह सीमा तय करता है। बटाई और बकाया लगान की वसूली के लिए आए राजस्व अधिकारी के सामने हाजिरी के लिए किसानों को बुलाने का जिम्मा भी महारों को ही सौंपा जाता है। 11 इससे पता चलता है कि कुछ कामों को करते हुए महार होने में एक गर्व का भाव महसूस किया जा सकता था। इस बात की बहुत सारे लोगों ने तस्दीक की है। पिल्लई वेदशरा का कहना है कि अपनी निम्न जाति के बावजूद महार एक बहुत सम्मानजनक हैसियत रखते थे। 12 जबकि जयश्री गोखले ने बताया है कि गांव की सीमाओं को निर्धारित करने और गांवों के बीच सीमाओं से संबंधित विवादों के समाधान में महारों की भूमिका से उनको एक ऐसा कद मिल जाता था जो और किसी जाति के पास नहीं था। 13 कुछ महारों में एक निश्चित किस्म का आत्मविश्वास भी दिखाई पड़ता था। दया पवार बताते हैं कि वह जिन महारों को जानते थे उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे भीख मांगते हैं। अपने भुगतान बलूत को वे एक अधिकार की तरह देखते थे। पीढ़ियों से उनको ये मालूम था कि उनके पुरखों को 52 अधिकारों की फेहरिस्त दी गई थी। प्रत्येक महार इस परंपरा में गौरव महसूस करता था। 14 महार अंतिमों में सबसे पहले जो प्रतीत होते थे ये तथ्य काश्तकारों के रूप में उनकी भूमिका का नतीजा थी और यह भूमिका वतनदार की उनकी हैसियत का परिणाम थी जिससे उन्हें जमीन रखने और उसको जोतने का अधिकार मिल जाता था। सेना में महारों की बड़ी संख्या में भर्ती से भी उन्हें बहुत फायदा हुआ। महारों के सैन्य गुणों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी नियमित सेना में बहुत सारे महारों को भी भर्ती किया था। उन्हें हथियारों के कारखानों में भी नौकरी दी गई थी, बल्कि इन कारखानों में उनकी अच्छी खासी संख्या होती थी। एक समय तो इन्फेंट्री की 20 रेजिमेंटों और महार नेवल रेजिमेंट में लगभग 70 गैर कमीशन महार अधिकारी थे। 15 जो कि महारों में एक छोटे मोटे अभिजात्य तबके के निर्माण के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति थी। 1857 के गदर के वक्त बंबई कमान के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंटों में से छठा हिस्सा महारों का ही था। 16 इलियन जीलियट के मुताबिक एकदम शुरुआती दौर में फौजी नौकरियां मिलने से उन्हें महारों को चारों ओर पश्चिमी संस्कृति के प्रसार से बहुत पहले ही ब्रिटिश संस्थानों में आने का मौका मिल गया था। इस तरह के एक्सपोजर की बदौलत वे नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ तेजी से परिचित हुए। फलस्वरूप जैसे ही नए अवसर और विकल्प सामने आए वे उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए दूसरे समूहों के मुकाबले ज्यादा तैयार स्थिति में थे। 17 इसी बीच महार दूसरे व्यवसायों में भी हाथ पांव मार रहे थे। इनमें से कई व्यवसायों में वे मजबूरन गए थे। दरअसल अंग्रेजों के तहत राज्य और उसकी संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण का एक नतीजा ये हुआ था कि कई ऐसी नौकरियां और कारोबार भी खत्म हो गए थे जिन पर महार काफी आश्रित थे।
मसलन नई डाक सेवाओं के आने से हर कार्य की नौकरी जाती रही। दूसरी तरफ आधुनिक राजकोषीय व्यवस्था स्थापित होने से गांव के खजाने की पहरेदारी भी खत्म हो गई थी। नए चमड़ा उद्योगों की आमद के कारण वे मरे हुए जानवरों की खाल के मालिक भी नहीं रहे। नए कारखाने पशुपालकों के साथ सीधे अनुबंध करने लगे थे। गांव की सीमाओं के निर्धारक के रूप में भी उनकी भूमिका जाती रही, क्योंकि अब एक भूमि पंजिका यानी लैंड रजिस्टर की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। 18 संक्षेप में महारों को बड़ी तादाद में गांवों से निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी विशेष क्षमता या हुनर नहीं था जिसके बल पर वे औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किए गए आर्थिक और शासकीय बदलावों का मुकाबला कर सकते। 1921 में केवल 13% कामकाजी महारों के पास कोई परंपरागत व्यवसाय बचा था, जबकि चंबरों और मानवों में ऐसे लोगों की संख्या क्रमशः 55 और 33.2% थी। इस तरह गांवों से निकले बहुत सारे महार बंबई चले आए, जहां उन्हें पुलिस महकमे, कारखानों या गोदी के कोयला ढलान इलाकों में नौकरी मिल जाती थी। 1918 में बंबई के कपड़ा मजदूरों में से 10% महार थे। 2019-21 की जनगणना के अनुसार बंबई और उसके फैक्ट्री कामगारों की आबादी में 12% अस्पृश्य जातियों से थे, जबकि 1864 में बंबई की आबादी में उनकी संख्या मात्र 4% थी और 1872 में फैक्ट्री मजदूरों में उनकी संख्या सिर्फ 1% थी। 12% आबादी में से ज्यादातर महार थे। उनमें से बहुत सारे लोग, जैसे दया पवार के पिता, 20 और 30 के दशकों में गोदी में हमाली करते थे। 22 इससे पहले रेलवे में भी महारों को बड़ी संख्या में काम मिला था। 23 इस गतिशीलता ने बहुत सारे महारों को वतन व्यवस्था से तो वंचित किया, मगर इसका फायदा ये हुआ कि अब वे मांग जैसे अन्य समुदायों के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक जोड़ तोड़ कर सकते थे। खैर, इस गतिशीलता का हमें ज्यादा गौरवगान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर महार अभी भी गांव में ही टिके रहना चाहते थे। दूसरी तरफ इससे मानवों के गांवों से निकलने की प्रक्रिया और धीमी भी हो गई, क्योंकि महारों के जाने से जो काम पैदा हुए थे वे मानवों के हाथ आ गए थे। शहरी आबादी में इस शुरुआती सामाजिक पैठ के साथ ही महारों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी जोर लगाया। कोल्हापुर के महाराजा, जिन्होंने 1909 में महार बोर्डिंग स्कूल के लिए आर्थिक सहायता दी थी, जैसे संरक्षकों की मदद से महारों ने नागपुर, पुणे, अहमदनगर और अमरावती जैसे स्थानों पर अपने समुदाय के लिए कई स्कूल और छात्रावास खोले। इसका नतीजा ये हुआ कि 1921 तक आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मराठी भाषी इलाकों में महारों की साक्षरता का स्तर 2.3% पहुंच गया था, जबकि 1901 में ये केवल 0.1% था। इस 2.3% आबादी में से 5000 पुरुष और 3000 महिलाएं थीं। इनमें से 288 को अंग्रेजी भी आती थी, मगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिर्फ एक ही था, भीमराव अंबेडकर। 24 जीलियट के शब्दों में, महारों के भीतर एक ऐसा समूह गोलबंद होने के लिए प्रतीक्षारत था जो आम्बेडकर की आधुनिक जबान को समझ सकता था। 25 वर्ष 1935 में महाराष्ट्र में अस्पृश्यता शीर्षक के तहत स्नातकोत्तर का शोधपत्र लिखने वाले एम.जी. भगत ने कोबला, थाना, नासिक, सतारा, अहमदनगर और खानदेशपुर, इन 6 जिलों में महारों की स्थिति की एक सटीक विजातीय तस्वीर पेश की है। 542 परिवारों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वह दिखाते हैं कि हालांकि महार दूसरे अस्पृश्य समुदायों के मुकाबले ज्यादा साधनहीन थे, मगर वे सामाजिक रूप से ज्यादा गतिशील थे और उनमें एक ज्यादा बड़ा अभिजात्य वर्ग भी पैदा हो गया था। भगत ने अपने नमूने में जिन परिवारों को लिया है, उनमें महार परिवारों की औसत आय प्रति परिवार 138 रुपये सालाना थी, जो कि मांग समुदाय के परिवारों 133 रुपये से कुछ ज्यादा, मगर चंबरों और भंगियों क्रमशः 234 और 338 रुपये प्रतिवर्ष से काफी कम थी। 26 परिणामस्वरूप जिन 233 परिवारों को अपनी बेटी का विवाह करना था, उनमें से 199 यानी 85% परिवार दहेज का बंदोबस्त करने के चक्कर में कर्ज में डूब गए थे। भगत बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे ऐसे परिवार मिले जहां कर्जदार को ही नहीं पता था कि उस पर कितना कर्जा बकाया है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से महाजनों के रहमोकरम पर आश्रित हो जाते थे। 27 वह महारों की इस चरम विपन्नता के लिए बलूत और वतन व्यवस्थाओं से मिलने वाली बहुत मामूली आमदनी को जिम्मेदार ठहराते हैं। गांव की सेवा के बदले उन्हें जो भुगतान किया जाता था वह बहुत कम होता था, और अगर उनके पास पैतृक जमीन है तो वह भी बढ़ते बढ़ते इतनी छोटी हो जाती थी कि उससे कुछ भी हाथ नहीं आ पाता था। 28 जहां भगत का अध्ययन केंद्रित था, उस इलाके में भी महारों को अपनी इसी लाचारी की वजह से दूसरे रोजगार ढूंढने पड़े। भगत के मुताबिक उनमें से केवल 6.5% अपने परंपरागत व्यवसायों में रुके रह सके, जबकि चंबरों में 54%, दोरो चमड़ा निकालने वाले में 62%, मानवों में 79% और भंगियों में 100% अपने परंपरागत व्यवसायों में जुड़े हुए थे। महारों की आबादी में से लगभग 1/4 लोग खेती करते थे, जबकि 58% ने उसे कभी कभार की गतिविधि बताया था। ऐसे ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे। कटाई के सीजन के अलावा उन्हें बाकी साल के दौरान महीने में तकरीबन 10 दिन के आसपास ही काम मिल पाता था। 29 इससे भी पता चल जाता है कि नासिक जिले से गुजरने वाली रेलवे लाइन के निर्माण में महार और मांग मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों थी। 30 यह ग्रामीण जनसंख्या ह्रास डिपॉपुलेशन की दिशा में एक कदम था, जिसने अंततः बहुत सारे महारों को बंबई की गोदियों और बंदरगाहों में पहुंचा दिया था। उन्हीं में से कई लोगों ने ज्यादा प्रतिष्ठित रास्ते भी अपनाए।
भगत ने बताया है कि 1935 में 17 अस्पृश्य सिविल सर्वेंट थे, जिनमें से 15 महार और केवल 2 चंबरह थे। यह महारों में गहन ध्रुवीकरण का संकेत है, जिसमें एक बहुत विपन्न तबका भी था और दूसरी अस्पृश्य जातियों के मुकाबले कहीं ज्यादा उल्लेखनीय और प्रभावशाली अभिजात्य तबका भी पैदा हो रहा था। शिक्षा के मामले में भी यही धर्रा दिखाई देता है। 1931 की जनगणना के मुताबिक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 12% से भी कम महार और मांग साक्षर थे, जबकि चंबरों में 16% और धोरों में 13% साक्षर थे। मगर भगत ने जिन 6 जिलों का अध्ययन किया, वहां अंग्रेजी जानने वाले अस्पृश्यों की आबादी में महारों की संख्या 67%, 75 में से 51 थी, जबकि चंबरों में ऐसे लोगों की संख्या केवल 16% थी। 31 नासिक में इसकी वजह ये रही होगी कि रेलवे कर्मचारियों में महार बहुत ज्यादा थे, लिहाजा वे अंग्रेजी सीख सकते थे और अपने बच्चों को रेलवे स्कूलों में दाखिल करा सकते थे। अहमदनगर में महारों और आमतौर पर सभी अस्पृश्यों की शिक्षा ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में हो रही थी। 19वीं शताब्दी के आखिर से सरकार ने सामाजिक भेदभाव को चुनौती देने के लिए अस्पृश्यों के लिए अलग स्कूल खोलने का भरसक प्रयास किया। इस बीच बहुत सारे स्थानों पर उनके हालात में सुधार भी आया, जो मुख्य रूप से शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण आए सामाजिक आर्थिक बदलावों का नतीजा था। भगत ने जिन 217 गांवों का दौरा किया, उनमें से 134 में अस्पृश्य बच्चों को दूसरी जातियों के बच्चों के साथ खेलने कूदने की छूट थी, 39 गांवों में इस पर पाबंदी थी और 44 गांवों में कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं थी। शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने वाले महार गाय तथा दूसरे प्रकार के मांस का उपभोग छोड़कर खुद को अशुद्धता से मुक्त भी करना चाहते थे। 32 बलूता और वतन व्यवस्था के लगातार नकार से भी महारों में एक बहुत पैनी राजनीतिक चेतना की आहट सुनाई दे रही थी। अब महार इन व्यवस्थाओं को अपनी कमतर हैसियत का कारण मानने लगे थे और किसी भी कीमत पर खुद को इनसे आजाद कराना चाहते थे। 33 भगत ने महारों में बगावत की आहट भी दर्ज की है। वे मृत पशुओं की लाश उठाने को तैयार नहीं थे, जबकि ऐसी स्थिति में ऊंची जातियों के लोग उनका सामाजिक बहिष्कार करके उन्हें प्रताड़ित करते थे। 34 कुल मिलाकर भगत के शोध में महाराष्ट्र की अस्पृश्य जातियों में सामाजिक आर्थिक स्तर पर भारी फर्क दिखाई पड़ते हैं। ये भिन्नताएं उनकी अलग अलग हैसियतों से पैदा होने वाले भेद को और पुष्ट कर देती थीं। असल में हैसियत पर आधारित सोपानिक तर्क के पुनरुत्पादन में इन जातियों की हिस्सेदारी का हाल ये था कि महार मांग से दूध लेने को तैयार नहीं था और चमार चंबरह भंगी से दूध नहीं लेता था। 35 भगत ने शोलापुर जिले में ऐसी कई घटनाएं गिनाई हैं जहां मांग और महार एक दूसरे के खिलाफ थे। उदाहरण के लिए महारों ने मांगों को ये कहकर एक कुएं का इस्तेमाल करने से रोक दिया था कि महार हीन जाति के होते हैं। 36 इस तरह की ऊंच नीच को असरदार ढंग से चुनौती देने के लिए अंबेडकर को भी भिन्नता के प्रति इस लगाव के बारे में बहुत सोच विचार करना पड़ा। भगत के अन्वेषण का दूसरा मुख्य सबक महारों के ध्रुवीकरण से संबंधित है। एक तरफ तो उनकी जाति महाराष्ट्र की सबसे निर्धन अस्पृश्य जाति थी और दूसरी तरफ अस्पृश्यों में उसी के पास सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अभिजात्य तबका और सबसे गतिशील आबादी थी। इस जाति में दिखाई पड़ने वाले उग्र तेवरों को समझने के लिए इस मिश्रण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये जाति खासतौर से साधनहीन थी, मगर उसके नेताओं में औसत से कहीं ज्यादा व्यवहारिक चेतना भी थी। इसीलिए हमें इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अखिल भारतीय हैसियत का पहला अस्पृश्य नेता महारों में से ही पैदा हुआ। घर का माहौल, सेना और राजसी संरक्षण में पश्चिमी तालीम। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर को महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर महो छावनी में पैदा होने का अपरिमित लाभ मिला। उनके पिता रामजी सकपाल और उससे भी पहले अंबेडकर के दादा सेना में मुलाजिम थे। सकपाल 1866 में सेना में भर्ती हुए और तरक्की पाते हुए सूबेदार के पद तक पहुंचे। बाद में उन्हें एक सैनिक नॉर्मल स्कूल का हेडमास्टर भी नियुक्त किया गया। अंबेडकर की मां भी एक बेमिसाल सैनिक विरासत वाले महार परिवार से संबंधित थी। अंबेडकर के नाना और उनके 6 भाई सूबेदार मेजर रह चुके थे। 37 जून की मिलिट्री के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, इसलिए न केवल अंबेडकर के पिता बल्कि उनके परिवार की महिलाएं भी साक्षर थीं। रामजी सकपाल ज्योतिराव फुले के दोस्त और प्रशंसक थे। वह एक रोबदार व्यक्ति थे। उन्होंने 1890 के दशक में सेना में महारों की ओर से चलाए गए अभियान में सक्रिय हिस्सेदारी की थी। 381892-93 में ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया था कि अब महारों को सेना में बड़ी संख्या में भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि दूसरी अशुद्ध जातियों, खासतौर से मराठा जातियों के लोग बैरकों में महारों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहते। इस तरह अंबेडकर के पिता महारों की उस आखिरी पीढ़ी के सदस्य थे जिसे ब्रिटिश सेना में पक्की नौकरी मिली थी। 39 रामजी सकपाल एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। वह अपने बच्चों को हिंदू ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे और तुकाराम जैसे संतों के दोहे सुनाते थे। उन्होंने अपने परिवार में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक चेतना के बीज भी बो दिए थे। इसका एक कारण ये था कि वे कबीर के अनुयायी थे, जिन्होंने जातिगत ऊंच नीच का डटकर मुकाबला किया था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कबीर ने भी समतावाद को बढ़ावा दिया था, जिसकी एक वजह तो यही थी कि एक संत होने के नाते उनके लिए समानता की बात करना स्वाभाविक था, और दूसरी वजह ये थी कि वह खुद भी बहुत निचले तबके जुलाहा जाति से आए थे। 40 मगर अंबेडकर के करियर को एक निश्चित शक्ल देने में आधुनिक शिक्षा और उसके लिए मराठा महाराजाओं से मिली सहायता सबसे निर्णायक पहलू रहे।
अंबेडकर 5 साल की उम्र से छावनी के प्राइमरी स्कूल में जाने लगे थे और उनके कई साल सतारा के हाई स्कूल में गुजरे। बाद में उनके पिता सेना के साथ बंबई आ गए 41, जहां उन्होंने अपने भाई के साथ एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लिया। एल्फिंस्टन स्कूल से वे एल्फिंस्टन कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने अंग्रेजी और फारसी में भी ए की डिग्री ली। वह संस्कृत भी पढ़ना चाहते थे, मगर अपनी जाति के कारण वह संस्कृत नहीं पढ़ पाए। अगले साल 1913 में वह बड़ौदा रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हो गए। भर्ती के महज एक पखवाड़े के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद अंबेडकर ने नौकरी छोड़कर और बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से एक बार फिर अपनी पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया। कृष्ण अर्जुन उर्फ दादा केलुस्कर अंबेडकर के अध्यापकों में से एक थे और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि व क्षमताओं से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने ही एल्फिंस्टन कॉलेज में अंबेडकर की पढ़ाई के खर्चे का बंदोबस्त करने के लिए बड़ौदा महाराज से सहायता का निवेदन किया था। बड़ौदा के महाराजा भी गायकवाड़ राजवंश से थे, जिनकी मराठा जड़ों के आधार पर गैर ब्राह्मणों के प्रति उनकी उदारता का कारण एक हद तक समझा जा सकता है। महाराजा पहले भी अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की स्थापना कर चुके थे। 42 और निम्न जातियों के संभावनाशील युवाओं को पढ़ाई के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देते थे। 43 इसी नीति के फलस्वरूप उनके राज्य के संचालन हेतु एक गैर ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग भी तैयार हो रहा था। 44 केलुस्कर ने अंबेडकर को महाराजा के सामने पेश किया, जिन्होंने फौरन उन्हें 50 रुपये माहवार की छात्रवृत्ति का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर वह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें और पैसा मिल जाएगा। 45 महाराजा ने उन्हें स्नातक की पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी देने का औपचारिक प्रस्ताव भी रखा। महाराजा अमेरिका में उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा वहन करेंगे। महाराजा का बेटा भी हार्वर्ड में पढ़ चुका था, बशर्ते वह लौटने पर 10 साल तक रियासत की नौकरी करने के लिए अपनी मंजूरी दें। अंबेडकर के सामने यह एक अभूतपूर्व अवसर था। निश्चय ही यह अवसर उन्हें अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम की क्षमता से मिला था, मगर उनके भाग्य का सितारा मराठा रियासत के कुलीन वर्ग की उदारता से भी चमक रहा था। गैर ब्राह्मण एकजुटता का ये तत्व उनके करियर में एक निर्णायक पहलू रहा है। 1913 में अंबेडकर न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इस डिग्री के लिए उन्होंने प्राचीन भारत में व्यापार पर शोधपत्र लिखा था। 1916 में जाति के विश्लेषण की उनकी पहली चेष्टा शुरू हुई और उन्होंने मानवशास्त्र की एक सेमिनार में कॉस्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट शीर्षक से पर्चा प्रस्तुत किया। अपने इस पर्चे में, जिस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे, अंबेडकर ने पहली बार पश्चिमी समाज विज्ञान से निकली अवधारणाओं को भारत के संदर्भ पर लागू किया था। कोलंबिया में वह अपने 2 प्रोफेसरों, जॉन ड्यूवी, आनुभविक दर्शन के प्रणेता, और R.A. सेलिगमैन से खासतौर से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा उन्हें टस्केजी इंस्टीट्यूट के संस्थापक बुकर टी वॉशिंगटन से भी भारी प्रेरणा मिली, जो अफ्रीकी अमेरिकियों की मुक्ति के लिए शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखते थे। इस तरह अंबेडकर भी चिंतन की नई धाराओं और सबसे बढ़कर टॉमस पेन के समतामूलक व्यक्तिवाद की गहराइयों में उतरते चले गए, जो इससे पहले फुले को भी प्रभावित कर चुके थे। 46 जीलियट बताती है कि अमेरिका में अंबेडकर ने सामाजिक समानता लाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों की सत्ता में एक दृढ़ अविचल आस्था 47 हासिल कर ली थी, और ये विचार उन्हें मोटे तौर पर ड्यूवी से प्राप्त हुए थे। 48 वर्ष 1916 में अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में पढ़ने के लिए अमेरिका से इंग्लैंड चले गए। जुलाई 1917 में बड़ौदा महाराजा ने उन्हें भारत लौटने का निर्देश दिया। भारत लौटने पर अंबेडकर को महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में नौकरी मिली। इस बार भी सेना उनके लिए सामाजिक गतिशीलता का बेहतरीन साधन साबित हुई। 49 बड़ौदा में अंबेडकर को अपनी वास्तविक पहचान के दम पर रहने की कोई जगह नहीं मिल पाई और अंततः उन्हें पारसी समुदाय के किसी व्यक्ति के लॉज में कमरा लेने के लिए पारसी होने का नाटक करना पड़ा। दुर्भाग्यवश उनकी ये चालाकी पकड़ी गई और उन्हें कमरा छोड़ना पड़ा। इस अनुभव ने उन पर निर्णायक प्रभाव छोड़ा। पूरे दिन में रहने के लिए एक अदद मकान तलाशता रहता था, मगर आखिरकार मुझे कोई मकान नहीं ही मिला। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की, मगर सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे उल्टे पांव लौटा दिया। वे भी मुझे अपने मकान में रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैं पूरी तरह हताश और थक चुका था। अब क्या करूं, मैं तय नहीं कर पा रहा था। परेशान और व्यथित, मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहते न रुकते थे। मकान पाने की मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। अब मेरे पास अपनी नौकरी और ये शहर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने इस्तीफा दिया और रात की गाड़ी से बंबई के लिए रवाना हो गया। 50 यहां से अंबेडकर एक राजनीतिक योद्धा के रूप में नया अवतार ग्रहण करते हैं। अक्टूबर 1920 में वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड लौटे। जून 1921 में उन्होंने एक और मराठा प्रभु कोल्हापुर महाराज की आर्थिक सहायता से अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की। 51 कोल्हापुर महाराज 1901 से ही बहुत सख्त ब्राह्मण विरोधी रवैया रखते थे। जब कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने मराठों को न केवल क्षत्रिय हैसियत अता करने से इनकार कर दिया था, बल्कि उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों में भी वैदिक अनुष्ठानों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 52 इसके बाद से कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज ने भी अंबेडकर के प्रति वही संरक्षणवादी रवैया अपना लिया जो कभी बड़ौदा के महाराजा ने अपनाया था। 53 उनकी उदारता की सबसे मुखर अभिव्यक्ति उनका वह पत्र था जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम अंबेडकर के पक्ष में लिखा था।
इस पत्र से भी उनकी ब्राह्मण विरोधी एकजुटता के बारे में काफी कुछ पता चलता है। श्री अंबेडकर आपको पिछड़ी जातियों और ब्राह्मण नौकरशाही का फर्क समझाएंगे। साथ ही वह आपको बताएंगे कि अगर कोई पिछड़ी जातियों से हमदर्दी रखता है तो उन्हीं ब्राह्मण नौकरशाहों के हाथों उसे कैसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जो कहने को तो लोकतांत्रिक विचारों का दावा करते हैं और पिछड़ी जातियों के कल्याण की दुहाई देते हैं, मगर वास्तव में वे अपने लिए एक छोटे से अल्पतंत्र के अलावा और कुछ नहीं चाहते। वह अंबेडकर आपके इंग्लैंड की प्रबुद्ध जनता के सामने उन गैर ब्राह्मण हिंदुओं का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे जो एकमत से ये मानते हैं कि होम रूल की मांग करने वाले ब्राह्मण असल में अपनी उसी सत्ता को बहाल करना चाहते हैं जो बहुत पहले उनसे छीन ली गई थी। 54 अंबेडकर ने एलएसी में अर्थशास्त्र विभाग में अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया। 1922 में प्रस्तुत इस शोधपत्र का शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपये की समस्या। चूंकि अंबेडकर ने शोधपत्र पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पहले दौर में उसे खारिज कर दिया गया। मार्च 1923 में उन्होंने अपने शोधपत्र को दुरुस्त करके जमा कराया और उसी साल नवंबर में सफलतापूर्वक उसका बचाव किया। 1927 में उन्हें द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया शीर्षक के अपने शोधपत्र के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री मिली। 55 इस प्रकार वह डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले अस्पृश्य व्यक्ति बने। 1923 में अंबेडकर ने बॉम्बे बार में अपना पंजीकरण कराया और अगले साल से ही उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। उनके अस्पृश्य होने की वजह से उनके बहुत सारे संभावित मुवक्किल छिटक जाते थे। फलस्वरूप उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए वकालत के साथ साथ अध्यापन का भी काम करना पड़ा। 1918 में वह ब्रिटेन के सिडेनहेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ा चुके थे। 1925 में उन्होंने बाटलीबोई अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर की नौकरी की। तसल्ली की बात यह रही कि अंबेडकर की वकालत चाहे न चल पाई हो, मगर उनके कानूनी प्रशिक्षण व ज्ञान ने अदालतों में अस्पृश्यों का पक्ष रखने में, राजनीतिक मोलभाव के अवसरों पर या राजनीतिक वार्ताओं के दौरान उनको बहुत फायदा पहुंचाया। इस तरह यह सहयोग की बात नहीं थी कि अंबेडकर भारत के पहले अखिल भारतीय अस्पृश्य नेता बने। उनकी नियति को निर्धारित करने में उनकी बुद्धि और ऊर्जा के रूप में उनके निजी गुणों ने तो अहम भूमिका अदा की ही, उनके पारिवारिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संदर्भ ने भी उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया। खासतौर से महाराष्ट्र के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का वंशज होने और मराठा महाराजाओं से मिली सहायता से उन्हें बहुत लाभ हुआ। उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना और उग्र तेवर उनकी जाति और परिवार की पीड़ा का सीधा परिणाम थे। फिर भी जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी बगावत को एक स्पष्ट दिशा देने वाली सबसे निर्णायक कारक थी उनकी विदेशी शिक्षा, जिसने उन्हें समतापरक मूल्यों से परिचित कराया और जाति की संरचना पर शोध करने का मौका दिया। भारत लौटने पर उन्होंने समाजशास्त्र के विश्लेषण के अपने उपकरणों को तराशा ताकि उस समाज व्यवस्था को चुनौती दे सके जिसमें अस्पृश्य ही प्रथम पीड़ित थे।